Good evening, students. Once again, welcome to my channel Roy Classes. Myself DK sir, and today I am going to start to teach you the story of class 12. The book is Vistas. और आज हम आपको लेसन 2 पढ़ाएंगे और स्टोरी का नाम है द टाइगर किंग। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये स्टोरी बताने जा रहा हूं, आपको इसको समझने का प्रयास करना है और ठीक से स्टोरी को सुनना है। तो देखिए, द टाइगर किंग हैज बीन रिटन बाय कल्कि। इस टाइगर किंग के लेखक का नाम है कल्कि। तो कहानी बहुत ही ह्यूमरस है और फुल ऑफ टीचिंग्स भी है। इस कहानी में जो लेखक हैं कल्कि, वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन भी देते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। तो आपको पहले स्टोरी आप समझिए, उसके बाद इसका जो मेन थीम है, जो मोरल टीचिंग है, इसको आपको समझना है। कहानी की शुरुआत होती है, यहां पर लेखक कहते हैं कि ये जो कहानी है ये मद्रास के प्रतिबंधपुरम स्टेट की है। मद्रास में एक प्लेस है प्रतिबंधपुरम। तो वहां पर एक राजा रहते थे और उस राजा का नाम था सर जिलानी जंग बहादुर। ऐसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है सर जिलानी जंग बहादुर। पूरा नाम बहुत यहाँ पर दिया हुआ है, MAD ACTC और CRC के, ये नाम था उनका। कहानी को ह्यूमरस बनाने के लिए इस तरह से नाम दिया गया है, लेकिन उनको शॉर्ट में टाइगर किंग कहा जाता था। तो ये प्रतिबंधपुरम स्टेट की कहानी है, एक राजा की कहानी है, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ में जो डिसीजन लिया, क्या वो सही हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज को इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो लेखक कहते हैं कि ये जो स्टोरी है ये प्रतिबंधपुरम स्टेट की है, लेकिन अभी ये जो स्टोरी अगर आप वहां के लोगों से पूछोगे तो आप उन्हें पूछोगे कि क्या ये सचमुच में ये रियल घटना है, तो वे नहीं बता पाएंगे। तो हमें ये मानकर चलना है कि ये कहानी जो है वो रियल है, ये मानकर चलना है। और जब आप इस कहानी को पढ़ोगे, इस कहानी को सुनोगे, तो आपको उस राजा से आपको मिलने की इच्छा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेखक कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि आप उस राजा से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो राजा अब इस दुनिया में नहीं है। तो कहते हैं लेखक कि प्रतिबंधपुरम स्टेट में एक रॉयल इन्फेंट का जन्म हुआ, और जब उसका जन्म हुआ तो उसके फादर उसके भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया, रॉयल एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। जब उस राज शिशु का, जब उस रॉयल इन्फेंट का जन्म हुआ और वो 10 दिन का हो गया, तो उसके पिता ने रॉयल एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा कि मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में आप बताइए। रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने जब उस बच्चे को देखा, उसकी कुंडली देखी, उसकी राशि देखी, तो उसने राजा से कहा कि महाराज, ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये राजाओं का राजा बनेगा, वीरों का वीर बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। लेकिन इतना बोलकर वह एस्ट्रोलॉजर चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। तो राजा ने पूछा, लेकिन क्या कहना चाहते हो आप? तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि महाराज, इसमें तो सारे मेरिट्स हैं, सारे गुण हैं, ये सब कुछ हासिल करेगा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, लेकिन इसको एक दिन मरना पड़ेगा। तो उसके फादर ने पूछा कि ठीक है, मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मरना तो शाश्वत सत्य है, सभी लोग मरते हैं। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर इस बात को बार बार रिपीट कर रहा था और उसको पता नहीं चल रहा था, वो बता नहीं पा रहा था, वो ये नहीं सोच पा रहा था कि मैं राजा को क्या कहूं। वो रॉयल इन्फेंट जो मात्र 10 दिन का था, सर जिलानी जंग बहादुर, बार बार वो भी सुन रहा था कि ये रॉयल एस्ट्रोलॉजर इस तरह से बातें कर रहा है कि मुझे मरना पड़ेगा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ
तब उसने कहा कि ऐ मेरे ज्योतिषी, ऐ मेरे महल के, मेरे राज दरबार के ज्योतिषी, आप तो मुझे कह रहे हैं कि मुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ये तो सबको जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो इंसान इस संसार में पैदा हुआ उसे तो मरना ही है। लेकिन मैं आपको तब एक अच्छा ज्योतिषी मानूंगा जब आप ये कहेंगे कि मेरी मौत कैसे होगी। अब जैसे ही रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने सुना कि ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, देखा तो रॉयल इन्फेंट ने कहा कि मैं बोल रहा हूं। जब वो नीचे की ओर देखता है तो क्या देखता है कि 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो उसी बात को उसने रिपीट किया कि इसमें कोई नई बात नहीं है, मेरी मौत होगी ये मैं जानता हूं, लेकिन मैं कैसे मरूंगा आप मुझे ये बताइए, तब मैं जानूंगा कि आप एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर हैं। अब वो जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर है वो काफी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। फिर उसने कहा कि महाराज, इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। और वृषभ मतलब दैट मीन्स जो राशि आप देखते हो, वृषभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तो उसी तरह से वृषभ राशि भी होता है। तो कहा कि इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है और बुल और लायन एक दूसरे के एनिमी होते हैं, दे आर एनिमी टू ईच अदर, इसलिए इसकी मौत बाघ से होगी। तो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि इसकी मौत बाघ से होगी। अब जैसे ही उस रॉयल इन्फेंट ने सुना कि मेरी मौत बाघ से होगी, तो उसने उसी समय ऐलान कर दिया कि सभी बाघों को सावधान कर दिया जाए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बाघ को मारूंगा। अब इस तरह से ये घटना हो गई, ये मिराकल भी हुआ, बात आई गई हो गई। अब सब कुछ जिस तरह से चलना था, सामान्य रूप से सब कुछ चल रहा था। उस रॉयल इन्फेंट का, उस राज शिशु का अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा था। उसको पढ़ाने के लिए एक अंग्रेज टीचर आता था और उसकी देखभाल एक अंग्रेज दाई करती थी। मीन्स सारा माहौल जो था वो इंग्लिश था, बिल्कुल अंग्रेजी माहौल में, बिल्कुल आधुनिक माहौल में, मॉडर्न इन्वायरमेंट में उसका पालन पोषण हो रहा था। लेखक कहते हैं कि वो अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। अब ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश गाय आ जाएगी, मीन्स उनके कहने का मतलब है कि पूरा उसका जो इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल ही इंग्लिश था। तो इस तरह से उस बच्चे का पालन पोषण होने लगा और इस बीच ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सिर्फ ये मिराकल जो हुआ यही मिराकल हुआ था। अब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 20 साल का हो गया तो उसकी ताजपोशी कर दी गई, उसको उसका राज्याभिषेक कर दिया गया, उसको गद्दी पर बैठाया गया। वो उस प्रतिबंधपुरम स्टेट का राजा बना। अब जैसे उसने गद्दी संभाली, राजमहल के बाहर प्रतिबंधपुरम स्टेट में अब लोग कानाफूसी करने लगे कि अब ये तो राजा बन गया और आज से 20 साल पहले जो भविष्यवाणी हुई थी, क्या अब वो इसको पूरा करेगा, क्या इसकी मौत बाघ से होगी। तो इस तरह से लोग बातें करने लगे। धीरे धीरे ये बात उस राजा के कान में पहुंची, सर्जिलानी जंग बहादुर के कान में पहुंची और उसको लोग टाइगर किंग के नाम से भी जानते थे। तो शॉर्ट में उसका नाम क्या है, टाइगर किंग। तो टाइगर किंग उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि मैं बाघों को मारूंगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, टाइगर किंग। तो धीरे धीरे ये बात उस टाइगर किंग के कानों में पड़ गई कि मैंने तो प्रतिज्ञा किया था, मैंने शपथ ली थी कि मैं जैसे बड़ा होऊंगा, मैं राजा बनूंगा तो मैं बाघों को मारूंगा। अब वो अपना रथ, अपना घोड़ा तैयार करता है और जंगल की ओर प्रस्थान करता है बाघ को मारने के लिए। हाथ में बंदूक लिए हुए जंगल की ओर चला जाता है। जंगल गया, बहादुर तो था ही, उसने एक बाघ को मार दिया और उसके बाद खुश होकर के वो अपने महल वापस आ गया। बाघ को अपने सैनिकों से कहा कि उसको महल में ले आओ प्रोसेशन के साथ। अब वो बाघ वहां पर आ गया, उसने बुलाया रॉयल एस्ट्रोलॉजर को और उसको दिखाया कि बताइए ज्योतिषी जी, ये सामने क्या पड़ा हुआ है। आपने कहा था कि मेरी मौत बाघ से होगी, मैंने तो बाघ को मार दिया, अब बताइए अब आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से नाउ। तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपने पहला बाघ मार दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहादुर तो हैं ही, आप बहुत वीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
आप इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप 99 टाइगर्स को आप मार लेंगे। लेकिन इतना बोलकर फिर चुप हो गया। तो राजा ने पूछा लेकिन क्या? कहा कि महाराज आप 99 टाइगर्स को मार लेंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। आपको 100वें बाघ से बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। कहा ठीक है, अगर मैंने 100वें बाघ को मार दिया तो ज्योतिषी ने कहा कि ठीक, अगर आप 100वें बाघ को मार देंगे तो मैं जो ये ज्योतिषीगिरी जो कर रहा हूं, मैं जो एस्ट्रोलॉजी का जो काम कर रहा हूं, इस काम को मैं छोड़ दूंगा। कहा उसके बाद क्या करेंगे? तो कहा उसके बाद मैं LIC एजेंट बन जाऊंगा, मैं सारा ये किताब वगैरह मैं जला दूंगा और मैं बीमा करने लगूंगा। थोड़ा सा गुस्से में आ गया। कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब उसी समय उसने क्या किया, उस टाइगर किंग ने शपथ ली कि जब तक मैं 100 बाघ को नहीं मार लेता, मैं अपने गद्दी पर नहीं बैठूंगा। और उसने ये भी कह दिया, घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य के जंगल में मेरे अलावा कोई बाघ नहीं मार सकता है। अगर कोई बाघ को मारते हुए देखा गया, पकड़ा गया, तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये सारा ढिंढोरा उसने पिटवा दिया, पूरा मुनादी करवा दिया, घोषणा करवा दी। अब उस राज्य के जंगल के जो बाघ थे उनका सेलिब्रेशन टाइम हो गया। सभी बाघ खुश हो गए कि चलो अब हमको राजा के अलावा और कोई नहीं मार सकता है। वे सारे डांस वगैरह करने लगे। कहने का मतलब है कि वो खुश हो गए क्योंकि उनको अब राजा के अलावा कोई नहीं मार सकता था। अब जो है राजा क्या करने लगा, हर बार जंगल जाता और 2-4 बाघ मार करके चला आता। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, उसको कई बार प्रॉब्लम भी झेलना पड़ा, कई बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे वो गोली चलाता था तो बाघ को गोली नहीं लगती थी, निशाना चूक जाता था। अब वो बाघ जो है उस पर झपट पड़ता था, दोनों में गुत्थम गुत्थी हो जाती थी। लेकिन चूंकि राजा ताकतवर था, हर बार राजा की जीत हो जाती थी, वो हर बार जीत जाता था। तो इस तरह से उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक बार जो है उसका जो राज्य था वो अपने राज्य को खोने के कगार पर आ गया। उसका राज्य उसके हाथ से निकलने वाला था। कारण क्या था कि उसमें चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो एक अंग्रेज ऑफिसर उस जंगल में आया और उसने बाघ मारने की इच्छा जताई। तो उसने अपने आदमी को भेजा, कहा कि जाओ राजा से कहो कि हम यहाँ पर बाघ मारना चाहते हैं। वो आया और उसने अपने ऑफिसर की बात को राजा को सुनाया। तो राजा ने इसके लिए परमिशन नहीं दिया। कहा कि देखिए, अगर आपके ऑफिसर बाघ का शिकार करना चाहते हैं तो मैं ये परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन मेरे राज्य के जंगल में बहुत सारे सुअर हैं, जंगली सुअर हैं, वो उसका शिकार कर सकते हैं। मेरे राज्य में वो जो खेत हैं उनमें बहुत सारे चूहे भी रहते हैं, वो उनका शिकार कर सकते हैं। मच्छर वगैरह भी हमारे राज्य में बहुत हैं, उनका शिकार कर सकते हैं, लेकिन बाघों का शिकार इम्पॉसिबल, मैं नहीं दे सकता परमिशन इसके लिए। तो वो आदमी, ऑफिसर का आदमी चला गया और राजा की बात को बता दिया कि राजा ने इस तरह से प्रतिज्ञा की है और वो आपको शिकार करने की अनुमति नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते। तो उस ऑफिसर ने कहा ठीक है, एक्चुअल किलिंग राजा ही करे, बस मैं चाहता हूं कि जो बाघ जिसको मारा जाएगा, जिस बाघ को, मैं केवल बंदूक लेकर के अपने कंधे पर मैं फोटो खिंचवाऊंगा, बस यही। एक्चुअल किलिंग राजा ही करेगा, काउंटिंग तो हो जाएगा। तो दीवान के माध्यम से उसने संदेशा भिजवा दिया। लेकिन राजा इस पर भी तैयार नहीं हुआ। कहा नहीं, अगर मैंने आपको परमिशन दे दिया तो फिर और भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वो आएंगे और हमसे इसी तरह से परमिशन मांगेंगे, तो मैं फिर क्या करूंगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसको ऑर्डर नहीं दिया। अब क्या है कि उसमें ब्रिटिश ऑफिसर को इनकार कर देना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। वो आखिरकार ब्रिटिश था, अंग्रेज था, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं मेरा राज्य न छीन जाए, कहीं ये जो है मेरे राज्य को कब्जे में इस पर कब्जा न कर ले। उसने दीवान से विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए इस मैटर पर। कहा कि महाराज, आप एक काम करिए,
आप जो है इस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को किस तरह से खुश कर दीजिए, कोई गिफ्ट वगैरह दे करके इसको खुश कर दीजिए। वो खुश हो जाएगी तो ये कुछ नहीं करेगा। तो तुरंत राजा ने क्या किया, कलकत्ता जो है उसने मैसेज भेजा और वहाँ ज्वेलर की कंपनी थी, उसे कहा कि कुछ डायमंड का जो रिंग है सैंपल के रूप में मेरे यहाँ भेज दो। अगले दिन 50 डायमंड रिंग्स उसके यहाँ पहुंच गए और राजा ने अपने आदमियों को बुलाया, मैसेंजर्स को बुलाया, कहा कि ये लेकर के उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास जाओ और उसे कहो कि जो अच्छा लगे रख ले। तो जब डायमंड रिंग ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी के पास गया तो उसे सारे डायमंड रिंग अच्छे लग गए, उसने सब पसंद कर लिया और सारा रख लिया। अब 2 दिन के बाद जो है लगभग 3 लाख रुपए का बिल आ गया। राजा खुश था कि चलो मैंने राज्य तो बचा लिया ना, अब ये 3 लाख रुपया भले ही मेरे राजकोष से निकल गए, कोई बात नहीं, जनता पर मैं टैक्स लगाऊंगा फिर से और फिर से मैं दोबारा वसूल लूंगा। तो ये कंडीशन था। वो राजा जो है जनता का पैसा जैसे तैसे लुटा करके वो अपनी खुशी ढूंढ रहा है। तो इस तरह से उसने अपने राज्य को बचा लिया किसी तरह से। तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि वो 70 टाइगर्स को उसने मार लिया। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, 70 बाघों को उसने मार लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके राज्य के जंगल में बाघों की संख्या जो है विलुप्त होने लगी, बाघ भागने लगे। अब कोई बाघ मिल नहीं पा रहा था। अब वो एक दिन सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक दिन वो बैठा हुआ था बंदूक लेकर के, उसने दीवान को बुलाया और उसने दीवान से कहा कि दीवान साहब, आपको पता है ना अभी मेरे इस बंदूक से 30 बाघ मारने और बाकी हैं। अब बेचारा दीवान डर गया, सोचा कि कहीं ये मुझे ना मार दे। कहा कि महाराज मैं तो बाघ नहीं हूं, आप मुझे क्यों मारेंगे। हंसने लगा वो, राजा हंसने लगा, कह रहे आपको कौन मारना चाहता है, मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे शादी करना है। तो कहा कि महाराज आप मुझसे शादी करेंगे, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं। फिर राजा हंसने लगा। दैट मीन्स वो क्या हुआ कि दीवान हड़बड़ा गया, डर से जो है उसको उसकी बोलती बंद हो गई। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। फिर राजा ने कहा कि मुझे बाघ चाहिए। तब जो है दीवान ने कहा कि महाराज आपके पूर्वज जो है आपको बाघ चाहिए शादी करने के लिए, बाघिन होती तो आप कुछ मैं सोच सकता था, बाघ से आप कैसे शादी करेंगे। अब राजा हंसा, कहा कह रहे बेवकूफ, मैं ना तो तुमसे शादी करूंगा ना बाघ या बाघिन से शादी करूंगा, मैं एक रॉयल गर्ल है, राजकुमारी से शादी करूंगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, आपको जो है आप पता लगाइए कि हमारे राज्य के आसपास जो भी राज्य हैं उनके जंगलों में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, और ये भी पता करना है कि उस राजा के यहाँ कोई लड़की है कि नहीं। तो जिस राज्य के जंगल में ज्यादा बाघ होगा और उनकी लड़की होगी, मैं उनसे शादी करूंगा, कोई दहेज वगैरह मैं नहीं लूंगा। तो इस तरह से दीवान जो है उसने मैसेंजर भेज दिया। अब कुछ ही समय में पता चल गया कि एक राज्य के जंगल में बहुत सारे बाघ हैं और वहां एक रॉयल गर्ल भी है, राजकुमारी भी है, प्रिंसेस भी है। मैसेज मिला राजा को, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और इससे इस तरह से क्या हुआ कि उस राज्य के राजकुमारी से इसने शादी कर ली बिना किसी दहेज के। ये काफी खुश हो गया क्योंकि वहां पर बाघ काफी संख्या में थे। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाता 2-4 बाघ मार लेता। इस तरह से करते करते उसने 99 टाइगर्स को मारा। तो 99 टाइगर्स की हत्या हो गई, उसने 99 टाइगर्स को मार डाला। अब एक टाइगर बच गया जिससे कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाती और वो ये सोच रहा था कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं इमोर्टल हो जाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ कि वो एक बाघ अब मिल नहीं रहा था। काफी कोशिश की गई, काफी ढूंढा गया, लेकिन अब एक बाघ मिल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाघ का दूध मिलना आसान है लेकिन बाघ नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब है कि दैट मीन्स इम्पॉसिबल होने लगा, कैसे वो 100वां बाघ पाया जाए। राजा जो है अब याद कर रहा है पुराने समय को, उस भविष्यवाणी को कि क्या उसकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी।
कि मुझे 100वें बाघ से सावधान रहना होगा। अब इस तरह से जो है